हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे और उम्मीद मैं ऐसी करता हूं कि आप लोग पढ़ाई अपनी ठीक ठाक और एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम जो की डेट जो जो नज़दीक आ रही है, आप लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही होंगी, समय कम पड़ता जा रहा होगा, मन में ये जिज्ञासा होगी कि क्या क्या पढ़ लूँ, कितना कितना पढ़ लूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा होगा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। बाकी जो ना पढ़ने वाले हो ये भी कह रहे हैं, कह रहे अभी क्या रखा है, अभी तो एग्जाम को बहुत दिन है, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनकी धड़कनें बढ़ रही होंगी, उनके लिए समय कम पड़ रहा होगा, टाइम मैनेजमेंट कम पड़ रहा होगा। ये होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सबके साथ होता है जो जो डेट नज़दीक आएगी। ठीक है, तो रिलैक्स होकर के बिना किसी टेंशन के, अब मैं आप हमेशा कहता हूं कि अगर आप टेंशन में रहेंगे, आप प्रश्न को ठीक से नहीं समझेंगे, प्रश्न को ठीक से नहीं समझेंगे, आपका आंसर अटेम्प्ट गलत होने की संभावना होगी। इसलिए किसी भी उत्तर का जवाब देने से पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न को ठीक से पढ़ लेना ही प्रश्न का 50% उत्तर होता है। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। और आज मैं सीडीपी का मॉडल नंबर 11वां पेपर बना के लेके आया हूं, और आज देखेंगे कि सीटेट में किस ढंग के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और आज हम इस प्रश्न में देखेंगे कि ये लगभग कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा आप देखेंगे कि आपको अगर आपने थ्योरीज पढ़ी होगी तो प्रश्न आपको बहुत आसान लगने वाले हैं और मजा भी आने वाला, इंटरेस्टिंग भी होने वाले हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे कि क्या कौन सा है कौन सा नहीं है तो उसके पीछे के कारण क्या है। ठीक है, देरी न करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीडियोज में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर एक बच्चा 8 महीने में क्या करता है, बिना सहारे के बैठना सीख जाता है, 12 महीने में खड़ा होना सीख जाता है, और 18 महीने में वो स्वतंत्र रूप से क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। यह विकास किस अनुक्रम को क्या करता है, दर्शाता है। हम लोगों ने जो विकास के सिद्धांत पढ़े थे, उन सिद्धांतों में से जब 2-3 क्रम पढ़ते हैं ना, उन 3 क्रमों में कौन सा क्रम दर्शाता है ना, कि मतलब पहले बैठना सीख रहा है, फिर खड़ा होना सीख रहा है, फिर चलना सीख रहा है ना। हम लोगों ने जब किसी बच्चे के विकास के लिए जब क्रम देखे तो 3 स्तर पर देखे थे। एक देखे थे सिर से पैर तक, एक देखे थे केंद्र से बाहर की ओर, एक देखे थे सर्पिलाकार, है ना। इसमें से कौन सा क्रम है जिसमें बच्चा पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, ये कौन सा है। इसको आपाद मस्तक बोलते हैं, मस्तकाद्योन्मुखी बोलते हैं, सिर से पैर तक बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेफेलोकार्डल अनुक्रम बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सी क्या है, सही है। सेफेलोकार्डल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर बच्चा पहले क्या करता है, अपनी पलकों पर कंट्रोल लाता है, गर्दन पर कंट्रोल लाता है, कमर पर कंट्रोल लाता है, घुटनों पर कंट्रोल लाता है, पैरों पर कंट्रोल लाता है, तब जाकर क्या करता है, चलता है ना। और केंद्र से बाहर की ओर में क्या होता है, ये जो प्रोक्सिमोडेटल में क्या होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर मतलब कि जब बच्चा पहले पूरे हाथ से कोई वस्तु को पकड़ता है, फिर 2 या 3 उंगलियों से वस्तु को पकड़ना शुरू करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ग नंबर सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा का बच्चे के विकास में क्या महत्व है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीच क्या है, निजी स्पीच क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको देखना किसके अनुसार पूछ रहा है, क्योंकि 2 के अनुसार भी पूछा जा सकता है, जीन पियाजे के अनुसार भी पूछा जा सकता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जाता है। इंतर इतना है कि पियाजे ने यहाँ पर निजी भाषा के लिए अहम केंद्रित शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा का बच्चे के विकास में क्या महत्व है। यह सामाजिक अलगाव का संकेत है, बिल्कुल नहीं। यह विचारों के नियमन एवं आत्मनिर्देशन में क्या होता है, सहायक होता है। भाषा विकास में बाधा, बिल्कुल नहीं। केवल खेल, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यह विचारों के नियमन एवं आत्मनिर्देशन में क्या होता है, सहायक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पियाजे के संतुलन सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। अगर किसी बच्चे का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो हम संतुलन सिद्धांत पढ़ते हैं, तो इसमें संज्ञानात्मक विकास में कैसे होता है।
क्या नई सूचना को पुरानी स्कीमा में समाहित करके होता है, कि पुरानी स्कीमा को नई सूचना के अनुसार बदल करके होता है, कि आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बना करके होता है, कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। जब संतुलन की बात आती है तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात वाइगोत्स्की करते हैं, ना कि जीन पियाजे करते हैं, ये गलत है। फिर क्या कि नई सूचना को पुरानी स्कीमा में समाहित करना, बिल्कुल नहीं। पुरानी स्कीमा को नई सूचना में अनुसार बदलना, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कि जब आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में संतुलन बनाने की बात आती है। आप जरूर ध्यान दीजिएगा, किसके बीच में? एसिमिलिएशन के बीच में और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बनाने का काम जो होता है उसको क्या कहते हैं? संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोहल वर्ग के अनुसार, आप लोगों ने कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत है। और नैतिक विकास के सिद्धांत में कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर पर बच्चा नैतिक निर्णय किस आधार पर लेता है। मतलब कि जो नैतिक विकास के बच्चे में अवस्थाएं हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, उसी को रूढ़िगत भी बोलते हैं, परंपरागत भी बोलते हैं, पारंपरिक भी बोलते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी प्रकार का, है ना, आप इंग्लिश में एक शब्द रख लीजिए कन्वेंशनल, ठीक है, लेकिन हिंदी में 2-3 शब्द मिल जाते हैं। पारंपरिक मिल जाता है, परंपरागत मिल जाता है, रूढ़िगत मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये एक शब्द पूर्व, एक उत्तर, तो पूर्व की बात कर रहा है जिस समय बच्चे की उम्र क्या होती है? छोटी होती है, बचपन की अवस्थाएं होती हैं, उसमें किस ढंग से विकास होता है और उसके आधार क्या होते हैं? तो क्या सामाजिक नियमों एवं व्यवस्था के आधार पर? बिल्कुल नहीं। जब पूर्व पारंपरिक स्तर की बात कर रहा है तो इसमें इसके दो अवस्थाएं हैं, है ना। आप देख रहे होंगे, एक अवस्था है जिसमें बच्चा दंड के आधार पर और एक बदले की भावना रखते हुए। तो क्या कह रहा है कि नैतिक निर्णय किस आधार पर लेता है? तो लेता है किस आधार पर? दंड एवं पुरस्कार के आधार पर, कि मैं कोई गलत काम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पापा मारेंगे, मैं नकल इसलिए नहीं करूंगा कि शिक्षक मुझे क्या करेंगे? डांटेंगे, ठीक है। ये किस आधार पर होता है? दंड एवं पूर्व पुरस्कार के आधार पर, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को रोता देखकर, अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या होकर? रोता देख करके क्या करता है? स्वयं भी रोने लगता है। यह किस प्रकार के व्यवहार का उदाहरण है? ठीक है, क्या ये अहम केंद्रित व्यवहार है, कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, कि अनुकरणात्मक व्यवहार है, कि प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार है? अब यहाँ पर अगर बात करें हम कि किसी को रोता देख करके स्वयं भी रोने की प्रक्रिया, कोई यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं है कि कौन कितना तेज रोता है, कौन कितना धीमा रोता है, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बात आई अनुकरणात्मक, कि किसी एक बच्चे का रोता देख करके रोना मतलब नकल करने की यहाँ बात नहीं, कि कैसे रो रहा है मैं भी वैसे रोऊं। यहाँ पर कोई अनुकरण करने की बात नहीं है। यहाँ पर कोई ईगोसेंट्रिक की बात नहीं कि ये रो रहा है और मैं क्यों ना रोऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात क्या है, अगर एक बच्चा रो रहा है तो दूसरा बच्चा उसको देखकर इसलिए रोने लगता है कि इसको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। उसके सिंपैथी देने के लिए, आप भी देखते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कष्ट है, उसके कष्ट को आप बांट नहीं सकते हैं, लेकिन सिंपैथी देने के लिए आपकी आंखें भी क्या होती हैं? नम हो जाती हैं। आप भी दुखी मुद्रा में क्या होते हैं? दिखने लगते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। बच्चा क्या कर रहा है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर रहा है, उसके सिंपैथी के व्यवहार कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब हम लोग बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें एक शब्द पढ़ते हैं प्रतिरूपण। क्या पढ़ते हैं? प्रतिरूपण। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रतिरूपण का क्या अर्थ है? प्रतिरूपण को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडलिंग। क्या बोलते हैं? मॉडलिंग। तो मॉडलिंग का क्या अर्थ है? मॉडलिंग का क्या अर्थ है? कि व्यवहार के परिणामों से सीखना? बिल्कुल नहीं। दूसरे के व्यवहार का अवलोकन एवं अनुकरण करना। व्यवहार को सुदृढ़ीकरण द्वारा आकार देना? बिल्कुल नहीं। व्यवहार को दंड द्वारा समाप्त करना? बिल्कुल नहीं। मॉडलिंग का मतलब क्या है? कि किसी व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने, खाने पीने, सोने का कोई भी तरीका देख करके उसको अवलोकन, पहले आप देखेंगे फिर उसको अपने व्यवहार में उतारेंगे, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में प्रतिरूपण बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडलिंग बोलते हैं। कि किसी का देख करके उसी की तरह फॉलो करना, या उसी में जैसे आप किसी को आइडियल बना लेते हैं ना, आइडियल बना लेते हैं, आदर्श बना लेते हैं और उसी के अनुसार सारी क्रियाएं करने लगते हैं, तो बोलता है ना कि वो मेरा मॉडल रूप है या मैं उसकी तरह नकल करना चाहता हूं। जैसे क्रिकेट खेलने वाला बच्चा
अपने फेवरेट क्रिकेटर की तरह बॉलिंग करना, बैटिंग करना शुरू कर देता है, उसकी हेयर स्टाइल अपनाना, उसकी तरह कपड़े पहनना, उसकी तरह चाल चलना, उसकी तरह बोलने का तरीका अपनाने लगता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरूपण बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोहलर के सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रयोग में बंदर ने क्या किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कोहलर का सूझ का सिद्धांत। क्या पढ़ा है? सूझ का सिद्धांत। उसमें एक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रयोग है, उसमें उसने बंदर के साथ प्रयोग किया है, जिसका नाम क्या, जो चिंपैंजी था ना, सुल्तान, उसके साथ उन्होंने प्रयोग किया। और उसके साथ बंदर ने क्या व्यवहार किया? क्या बंदर ने बार बार अभ्यास द्वारा समस्या हल की? क्या दंड से बचने के लिए बंदर ने समस्या हल की? कि अचानक संबंध समझकर समस्या हल की? कि पुरस्कार पाने के लिए समस्या हल की? जब बंदर की बात आती है और अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात आती है, कोहलर के सूझ के सिद्धांत की बात आती है, तो बार बार इसमें अभ्यास जैसी कोई बात है नहीं, दंड इसमें कुछ था नहीं, पुरस्कार कुछ ऐसा था नहीं। इसमें क्या था कि पिंजड़े के बाहर केले रखे थे, अंदर 2-3 छड़ियां पड़ी थी अंदर, तो उसमें क्या था कि वो छड़ियों को जोड़ करके एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को, उसने ना कोई बार बार अभ्यास किया, ना कोई दंड था, ना कोई पुरस्कार था। उसको अचानक से सूझा कि क्या मैं इन दोनों छड़ियों को जोड़ दूंगा तो क्या मेरी छड़ी उस बाहर रखे केले तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। पहले उसने हाथ से पकड़ने का प्रयास किया, फिर एक छड़ी से पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने 2 प्रयोग किए, एक ऊपर ऊंचाई पर टांग करके 2-3-4 कैरेट अंदर फेंक करके उसने पहले उछल कर प्रयास किया, फिर 1 कैरेट पर प्रयास किया, 2 कैरेट पर। तो मतलब वो क्या था कि अचानक से संबंध बना है। कैसे? अचानक से संबंध समझ करके बंदर ने क्या की, समस्या को हल किया। बाकी अन्य कोई विशेषताएं नहीं थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित भाषा किस अवस्था की विशेषता है? अहम केंद्रित भाषा, इगोसेंट्रिक स्पीच, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। अभी हमने ऊपर किसके अनुसार देखा? वाइगोत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पर ये इसकी विशेषताएं नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? इसमें क्या पूछ रहे हैं? किसकी अवस्था की विशेषताएं हैं। अब किस अवस्था की विशेषताएं हैं? क्या वो संवेदीगामक अवस्था की विशेषता है, कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, कि मूर्त संक्रियात्मक की है, औपचारिक संक्रियात्मक की है? जब अहम केंद्रित भाषा की बात आती है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। 2 से 7 वर्ष की उम्र की क्या है, विशेषता है। इसी समय बच्चा क्या करता है, स्वयं से बात करता है, और इसी को जीन पियाजे कहते हैं कि यह जो है अच्छी बात नहीं है, इसको क्या करना चाहिए, दबा देनी चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आशुबेल के अर्थपूर्ण अधिगम में किस पर बल दिया जाता है? जब आशुबेल का नाम सुनेंगे तो उनके पास एक शब्द आता है कि अर्थपूर्ण अधिगम। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए किस पर बल दिया जाता है? इनकी इस प्रक्रिया में किस पर फोकस किया गया है? नई सूचना को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करना, सूचना को बार बार दोहरा कर याद करना, व्यवहार को सुदृढ़ीकरण द्वारा आकार देना, अवलोकन एवं अनुकरण द्वारा सीखना। जब अर्थपूर्ण अधिगम की बात आती है तो इसमें यही आता है कि जब हम नई सूचना को पूर्व ज्ञान से क्या करते हैं, संबंध कर लेते हैं। इन अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य है कि आपने कोई भी सूचना को ग्रहण किया है तो सूचना क्या थी, सूचना का उद्देश्य क्या था, सूचना कितनी उपयोगी है। जब आप इसको कंटेंट वाइज, तथ्य वाइज एक एक करके तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम। आप उसको समझ करके तैयार करते हैं। और कब? जब आपको पहले से उसके बारे में कुछ जानकारी होगी, तब उसमें कोई नई जानकारी जोड़ पाएंगे। तब क्या है कि नई सूचना को पूर्व ज्ञान से संबंध करने की प्रक्रिया आशुबेल के अनुसार क्या कहलाती है, अर्थपूर्ण अधिगम। इसका ए नंबर सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। गयने के अधिगम के 8 स्तरों में संकेत अधिगम का क्या अर्थ है? जब गयने की बात करेंगे हम, इन्होंने अधिगम के 8 लेवल बताए हैं, और उसमें से जो संकेत अधिगम है ये पहला स्तर है। कौन सा है? फर्स्ट स्तर है। जब फर्स्ट स्तर की बात करते हैं तो ये स्तर नहीं पूछ रहे हैं कि पहला स्तर कौन सा है, दूसरा स्तर कौन सा है, तीसरा स्तर कौन सा है, ये नहीं पूछ रहे हैं। क्योंकि जब स्तर पूछेंगे तो स्तर के नाम अलग अलग हैं। पहला स्तर है शास्त्रीय अनुबंध, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध। तो मतलब ये 8 स्तरों की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्तर नहीं पूछ रहे कि पहला स्तर कौन है, दूसरा स्तर कौन है। उन्होंने पहला स्तर बताया कि संकेत अधिगम शास्त्रीय अनुबंधन होता है इसमें, लेकिन इसकी विशेषता क्या है?
है ना। तो अब इसकी विशेषता क्या है कि किसी उद्दीपक के प्रति स्वैच्छिक प्रतिक्रिया सीखना, किसी उद्दीपक के प्रति अनैच्छिक प्रतिक्रिया सीखना, अवलोकन द्वारा जटिल व्यवहार सीखना या शब्दों एवं प्रतीकों के माध्यम से सीखना। जब संकेत अधिगम की बात आती है तो इसमें कोई शब्द या प्रतीक इनके माध्यम से नहीं सीखना है, अवलोकन नहीं है, किसी उद्दीपक के प्रति स्वैच्छिक प्रतिक्रिया देना बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है कि किसी उद्दीपक के प्रति अनैच्छिक प्रतिक्रिया सीखना क्या है, संकेत अधिगम है, जिसमें आप लोगों ने पावलो को घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह से लार आने की प्रक्रिया, भोजन देखकर लार आना तो ये क्या है, स्वाभाविक है, लेकिन घंटी बजाने पर लार आना, इसको क्या बोलते हैं, संकेत अधिगम की घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। बाकी इसको विस्तार से पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं, तो फुल वीडियो भी बना सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अधिगम का स्थानांतरण सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। जब हम अधिगम की स्थानांतरण की बात करते हैं, अब अच्छा अधिगम का स्थानांतरण क्या है, किसी को पता है? अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर टू लर्निंग, इसमें यह होता है ना कि आपने अगर किसी प्रक्रिया का एक स्टेप सीख लिया है, जब एक स्टेप आप सीख लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप सीखने में आपको कठिनाई होने वाली नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, अधिगम स्थानांतरण, कि पहले सीखे गए ज्ञान को किसी और जगह पर आपने क्या किया, फिट कर दिया है, उसको क्या बोलेंगे, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर टू लर्निंग। अब उसमें क्या है कि इसको सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं ट्रांसफर टू लर्निंग का, कि अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया है, अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया है तो बाइक चलाने में विशेष समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि साइकिल चलाने में जो आपने सीखा, एक हैंडल में बैलेंस बनाना, फिर पैडल मारना और ब्रेक लगाना, अगर आपने सीख लिया है तो बाइक चलाने में विशेष समस्या होने वाली नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आपने हैंडल संभालना सीख लिया, पैडल मारना सीख लिया, मतलब और तीसरा ब्रेक लगाना सीख लिया, कब कितना किस मात्रा में लगाना है, तो आप बाइक चलाना आसानी से सीख जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, अधिगम का स्थानांतरण। तो क्या वो गणित सीखने के बाद विज्ञान सीखना, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। कार चलाना सीखने के बाद ट्रक चलाना, हाँ अगर आपने कार चलाना सीख लिया, मतलब कि आपके कार की साइज क्या है, कार का दूसरा एक पहिए की तरफ हाथ में दूसरा पहिया कहां से जा रहा है, अगर आपने एक छोटी मात्रा में कार को चलाना सीख लिया तो ट्रक चलाने सीखने के लिए लगभग आपका अनुमान वही काम करेगा कि मेरा पहिया कहां से जा रहा है, किस मात्रा में ब्रेक लगाना है, किस मात्रा में एक्सीलेटर लेना है। ये अधिगम का क्या है, आपका अधिगम का स्थानांतरण बिल्कुल सही है। हिंदी पढ़ने के बाद अंग्रेजी पढ़ना, ये दोनों अलग अलग है। पियानो सीखने के बाद गिटार सीखना, ये भी क्या है, अलग अलग है। लेकिन अधिगम स्थानांतरण में कार सीखने चलाने के बाद ट्रक चलाना सीखना क्या है, अधिगम स्थानांतरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 कि ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के वर्गीकरण में मूल्यांकन किस स्तर पर आता है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ब्लूम टेक्सोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली का ये आधार है। हालांकि ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में आई थी, इसमें एक बार संशोधन होकर के, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी कब आई, 1956 में, लेकिन इसमें संशोधन हो चुका है किसमें, 2001 में। तो जो इसकी इन्होंने 6 स्तर बताए थे, हालांकि 6 स्तर यहाँ पर भी हैं, लेकिन दोनों में इन्होंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। आप लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी में पढ़े होंगे, ये पुरानी है, कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, 6 स्तर आपने पढ़ा है। लेकिन इसमें जब 2001 में हुआ है तो ज्ञान को क्या कर दिए हैं, ज्ञान को हटा करके उन्होंने उसमें कर दिया है कि जो चीजें हम अपना मेमोरेबल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो याद करने शुरुआत कर रहे हैं, ज्ञान से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। चीजों को रटना, उनकी परिभाषाएं याद करना, उनके अर्थ को समझना, तो ये याद करने से जोड़ दिए हैं कि पहला जो इसमें ज्ञान था, इसमें ज्ञान था तो इसको याद करना कर दिए हैं। इन्होंने संश्लेषण को खत्म कर दिया है, मूल्यांकन को अगले मतलब 6वें स्तर से 5वें स्तर पर उठाकर रख दिया है। इन्होंने सबसे ऊपर लेवल पर क्या है, 2001 में जो हुआ है, सबसे ऊपर इन्होंने किसको रख दिया है, क्रिएट को कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के वर्गीकरण में मूल्यांकन किस स्तर पर आता है। तो ये प्रश्न अभी यहां पर देखेंगे, क्योंकि 5वां स्तर भी लिखा हुआ है और 6वां स्तर भी लिखा है, लेकिन प्रश्न में क्लियर नहीं है कि किस आधार पर पूछा जा रहा है ना। तो अगर हम 2001 के आधार पर देखेंगे तो 5वां स्तर है, कौन सा, 5वां स्तर है, और 1956 के अनुसार देखेंगे जिसमें 6वां स्तर है, तो 5वां भी सही है और 6वां भी सही है। अब इसमें से सही कब होता, अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, संशोधन की बात इसने नहीं किया है, तो समझो कि पुरानी के आधार पर हम देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा,
डी सही हो रहा है कि मूल्यांकन जो है किस स्तर पर रखा गया है, किसके, जब हम बात करें कि मूल संज्ञानात्मक क्षेत्र का, तो यहाँ पर जो कॉग्निशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो कॉग्निशन डेवलपमेंट का संबंध पुराने टेक्सोनॉमी से है, उसके हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र के हिसाब से क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ना कि और किसी आधार पर। इस आधार पर इसका संबंध मूल्यांकन का किससे है, छठवें स्तर से है। छठवें स्तर पर क्या रखा गया है, मूल्यांकन, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, छठवां स्तर है, ठीक है। और जो दूसरा है 2001 में जो संशोधन हुआ है वो याद करने से, मेमोरेबल से शुरुआत करते हैं, और फिर बोध भी है, वो प्रयोग को अनुप्रयोग कर दिए हैं, फिर विश्लेषण है, संश्लेषण को हटा दिए हैं, उसको मूल्यांकन कर दिए हैं, और छठवें को क्या किए हैं, क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में, किसकी, समस्या समाधान की प्रक्रिया में, समस्या समाधान की प्रक्रिया में समस्या की परिभाषा किस चरण में आती है। जब आप टीचिंग मेथड अपना रहे हैं, कौन सी, समस्या समाधान विधि अपना रहे हैं और इस प्रोसेस को लागू कर रहे हैं, इसमें से समस्या की परिभाषा किस चरण में, किस स्टेप में लागू करेंगे। तो जब समस्या समाधान की स्टेप की बात आती है तो जिसको पहला स्टेप होता है उसी में आप जो आपकी समस्या होती है उसको परिभाषित करने की बात आती है, उसकी अर्थ परिभाषा जानने की बात आती है कि समस्या क्या है और इस समस्या की परिभाषा क्या है, मतलब क्या है। तो किस चरण की बात आती है समस्या चरण की परिभाषा की, तो किसकी है, पहले चरण की जिसे बात है, किस चरण की, पहले चरण में समस्या समाधान का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच क्या संबंध है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच क्या संबंध है। क्या अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तब उसको बुद्धिमान मानेंगे, या कोई बच्चा बुद्धिमान है तब उसको क्रिएटिव मानेंगे, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। क्या क्रिएटिव बच्चे को आप बुद्धिमान समझ लेंगे या बुद्धिमान बच्चे को क्रिएटिव समझ लेंगे, ठीक है। तो अब आपको, अगर आपने बुद्धि सृजनात्मक पढ़ा होगा, बुद्धि और विकास पढ़ा होगा, इसमें से बहुत आसानी से विकल्प देख करके तो आप सही कर लेंगे, लेकिन कारण हो सकता है समझ नहीं पाए। सृजनात्मकता बुद्धि का एक रूप है, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं कि जो बच्चे सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता जिसमें हो तो बुद्धिमान हो। बुद्धि और सृजनात्मकता का कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि बुद्धि और सृजनात्मकता का एक दूसरे के ऊपर क्या है, संबंध है। सृजनात्मकता के लिए बुद्धि आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है। बुद्धि सृजनात्मकता में बाधा उत्पन्न करती, बाधा उत्पन्न नहीं करती। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब कैसे सही है, क्योंकि क्या करें, सृजनात्मकता के लिए बुद्धि आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है से तात्पर्य है ना कि जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे की IQ 120 प्लस हो और वो क्रिएटिव हो, जरूरी नहीं है। 120 IQ वाला बुद्धिमान हो सकता है, चीजों को समझ सकता है, रट सकता है, क्योंकि क्रिएटिव होने के लिए जब आप देखेंगे कि किसी को बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनने के लिए जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें वो क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके IAS IPS बन जाते हैं लेकिन बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं। तो क्या हम बोल देंगे कि किसी के पास बुद्धि है और किसी के पास बुद्धि नहीं है। तो यह जरूर ध्यान रखिएगा, ये पर्याप्त नहीं है। कौन, सृजनात्मकता के लिए बुद्धि आवश्यक तो है लेकिन बुद्धि पर्याप्त नहीं है कि 120 IQ वाला व्यक्ति भी बिजनेसमैन बन नहीं सकता है, क्रिएटिव बन नहीं सकता है। अगर आप लोगों ने तारे जमी पर मूवी देखी होगी, उसमें एक बच्चे को सब लोग बुद्धिहीन समझते थे, मूर्ख समझते थे, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी थी। उसकी जो डायरी थी आप लोगों ने खोल के देखा, आपको पता चला होगा। आप तारे जमी पर देखे, आप लोगों ने सितारे जमी पर मूवीज देखी, उसमें आपको पता चला होगा कि आपकी नजर में जो मूर्ख था वो ऐसे ऐसे कार्य किया कि लगा कि नहीं इसमें क्रिएटिविटी है। इसके लिए बुद्धि पर्याप्त क्रिएटिविटी के लिए नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट किस प्रकार का मूल्यांकन है। आत्म मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है। क्या वो बाह्य मूल्यांकन है, कि आंतरिक मूल्यांकन है, कि योगात्मक मूल्यांकन है, कि तुलनात्मक मूल्यांकन है। यहां पर बात आ रही है किसकी, सेल्फ की। जब सेल्फ की बात आ रही है, स्वयं की बात आ रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, आंतरिक मूल्यांकन।
क्या बोलेंगे? इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन की बात करता है कौन? आत्म मूल्यांकन। स्वयं के बारे में जानना कि मैं क्या हूं, मेरी योग्यता क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। जब आप किसी कार्य को, आप कभी कभी देखते होंगे ना कि रोड में चलने वाले कुत्ते को देखकर डरते हैं, तो आपको लगता है कि मैं कुत्ते से क्या हूं, कमजोर हूं और मैं क्या हूं, डर रहा हूं, इसलिए मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, रास्ता जाना छोड़ देना, मतलब आप अपने को, आपको देख करके अपने आप का मूल्यांकन कर चुके हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, सह शैक्षणिक क्षेत्र कब है? जब मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात करते हैं, एक आता है शैक्षणिक क्षेत्र और दूसरा है सह शैक्षणिक क्षेत्र। तो सह शैक्षणिक क्षेत्र में क्या, शैक्षणिक क्षेत्र में क्या आता है कि विद्यालय में विषय वस्तु से संबंधित होने वाली गतिविधियां, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी परीक्षा कैसे होगी, उसमें नंबर कितने लाने हैं, आपका अचीवमेंट क्या था, वो क्या था? शैक्षणिक। जिसका रिजल्ट कार्ड बनता है हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, उर्दू में इतने। लेकिन सह शैक्षणिक में क्या है कि आप स्कूल जाने के बाद क्या क्या सीखे? पढ़ाई तो सीख ही रहे हैं, सूचनाओं को तो देख ही रहे हैं, साथ में आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? आप गेम भी खेलने लगे, डांस भी करने लगे, सिंगिंग भी करने लगे, असेंबली भी करने लगे, मतलब कि जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य चल रहे थे। इसका इसका मूल्यांकन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता है, यह हर बच्चे के समग्र विकास को दर्शाता है, यह परीक्षा में अंक जोड़ता है, यह कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करता है। तो अनुशासन सुनिश्चित करना नहीं, परीक्षा में अंक जोड़ना नहीं, शैक्षणिक योग्यता नहीं, सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या करता है कि बच्चे के विकास, समग्र विकास को क्या करता है? दर्शाता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास की ओर क्या करता है, या सर्वांगीण विकास में क्या क्या सीखा संबंधी प्रक्रियाओं को जांचता है। इसलिए क्या सह शैक्षणिक क्षेत्र में मूल्यांकन आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि परियोजना सिद्धांत, प्रोजेक्ट मेथड, है ना, आप लोगों ने पढ़ा है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना सिद्धांत, प्रोजेक्ट मेथड जो विधि है किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या ये करके सीखने पर आधारित है, कि सुनकर सीखने पर आधारित है, कि पढ़कर सीखने पर आधारित है, कि देखकर सीखने पर आधारित है? जब प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं तो किस पर आधारित है? करके सीखने पर। करके सीखने पर क्यों? क्योंकि ऐसा प्राप्त किया ज्ञान कैसा होता है? स्थायी होता है, जल्दी भूलता नहीं है। ये किस पर आधारित होता है? अनुभव पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? अनुभव पर आधारित होता है। करके सीखने संबंधी ज्ञान, प्रोजेक्ट मेथड से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रश्नोत्तरी किस प्रकार का मूल्यांकन उपकरण है? प्रश्नोत्तरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विज बोलते हैं। कहीं कहीं पर क्वेश्चन आयर भी मिल जाएगा, है ना। तो कुछ प्रश्नोत्तरी किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? क्या ये प्रक्रिया उन्मुख उपकरण है, कि उत्पाद उन्मुख उपकरण है, कि रचनात्मक एवं योगात्मक दोनों है, कि केवल नैदानिक उपकरण है? जब क्विज की बात करेंगे कि रचनात्मक भी है और योगात्मक भी है, दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों का। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सांख्यिकी मानदंड किस प्रकार के मूल्यांकन में उपयोग होते हैं? अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, सांख्यिकी मानदंड की यहां पर बात कर रहा है। किसकी? सांख्यिकी मानदंड की। स्टैटिकल नॉर्म्स। जब स्टैटिकल नॉर्म्स किस प्रकार के मूल्यांकन में उपयोग होते हैं? क्या वो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में होते हैं, कि मापदंड संदर्भित मूल्यांकन में होते हैं, कि नैदानिक मूल्यांकन में होते हैं, कि रचनात्मक मूल्यांकन में होते हैं? अब आप यहां से देखिए और कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा मूल्यांकन है जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे से कंपटीशन करता है। मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। कौन सा एग्जाम्पल? कि जब बच्चा किसी संस्थान में एडमिशन लाने के लिए रैंक के पीछे परेशान होता है, किसी डिपार्टमेंट में नौकरी लेने के लिए जिसमें पॉइंट वाइज लड़ाई होती है, परसेंटाइल देखा जाता है, औसत देखा जाता है, वो कौन सा है? क्या वो मानदंड संदर्भित है कि मापदंड संदर्भित है? अब बताइए, मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको पता है। क्या वो नॉर्म्स रेफरेंसेड है कि क्राइटेरिया रेफरेंसेड है? ठीक है, आपको कमेंट करके इसमें बताना है। इसका आंसर आपको मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको विशेषताएं बता दी है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। ये दोनों नहीं है, ये दोनों है। 50-50 का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसका आंसर आपको नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको विशेषताएं बता दी हैं। और जहां पर
आपको परसेंटेज के आधार पर नौकरी लेना है, एडमिशन लेना है, रैंक के आधार पर लेना है, उसी में से। और मैंने आपको मूल्यांकन में व्याख्या बताई है, आप ढूंढ के कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रमाणिक मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रामाणिक मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्या यह वास्तविक जीवन के कार्यों पर आधारित है? प्रामाणिक मूल्यांकन क्या है भाई? अगर प्रामाणिक मूल्यांकन को हम देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक असेसमेंट, जिसका प्रमाण हो। और जब प्रमाण की बात हम करेंगे तो कौन सा होगा? जो हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे मानक कुछ और भी हो सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना, सदा सत्य बोलो, झूठ बोलना पाप है। लेकिन कभी अपने आप से पूछो कि कितना सत्य बोलते हो। हाँ, हम उद्देश्य रखते हैं सदा सत्य बोलो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो प्रमाणिक मूल्यांकन की बात क्या है कि आपके व्यवहार में क्या है ना? तो प्रमाणिक मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, यह वास्तविक जीवन के कार्यों पर क्या होता है, आधारित होता है। और यही क्या है, प्रमाणिक मूल्यांकन की सबसे बड़ी क्या है, विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी बहुविकल्पीय प्रश्न रटना नहीं, कृत्रिम परिस्थितियां नहीं। कृत्रिम मतलब क्या, बनाई गई नहीं ना, वो किसकी बात कर रहा है, नेचुरल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21। यदि आपको किसी पेड़ को बचाने का अभियान चलाना हो, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि आपको किसी पेड़ को बचाने का अभियान चलाना हो तो आप क्या करेंगे? यह प्रश्न किस प्रकार के कौशल का आकलन करता है? आप अपनी क्लास में देखें कि अगर आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आपको अगर पेड़ बचाने के लिए अभियान चलाना है, जल बचाने के लिए अभियान चलाना है, तो मतलब ये कैसे प्रश्न है? क्या ये तथ्यात्मक ज्ञान वाले प्रश्न है? बिल्कुल नहीं। रटने की क्षमता वाले हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें समस्या समाधान एवं योजनाबद्धता बिल्कुल सही। शब्द ज्ञान है नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जब कोई बच्चा ऐसी विशेषताओं को सोचेगा तो पहले उसको समस्या समझ में आएगी, फिर उसके पीछे के कारण समझ में आएंगे, फिर उसके निवारण समझ में आएंगे। ये कैसा है कि समस्या समाधान एवं योजनाबद्ध ढंग से पूछने वाला जाने वाला प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22। बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब आपको ये प्रश्न थोड़ा बदले हुए और रिपीटेड लग रहे होंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल प्रमुख संस्कृति को पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सभी संस्कृतियों को सम्मान देना एवं सम्मिलित करना चाहिए। संस्कृतियों की तुलना करना एवं श्रेष्ठता बताना? बिल्कुल नहीं। संस्कृतियों को अनदेखा करना? बिल्कुल नहीं। शिक्षक का काम क्या होगा कि सभी संस्कृतियों को सम्मान देना एवं उनको सम्मिलित करके क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ना उनको किसी विशेष संस्कृति का ना बढ़ावा देना है, ना किसी का अपमान करना। उनके शिक्षक के लिए सारी संस्कृतियां क्या है, एक समान है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सामाजिक आर्थिक विविधता, जिसको आप लोग SES के नाम से भी देखते हैं, है ना, सोशियो इकोनॉमिक, यहां पर डाइवर्सिटी की बात कर रहा है ना, सामाजिक आर्थिक विविधता की बात कर रहा है। अगर ऐसी क्लास है जहां पर विविध प्रकार की संस्कृतियों और आर्थिक स्थिति वाले लोग बैठे हैं, इस स्थिति में शिक्षक को किस भाषा नीति का पालन करना चाहिए? केवल अंग्रेजी में पढ़ाना है? बिल्कुल नहीं। केवल हिंदी में पढ़ाना है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जहां पर केवल शब्द लगे हो, मतलब वो ज्यादातर कैंसिल होने की बात आती है। बच्चों की मातृभाषा को अधिगम साधन बनाना चाहिए। केवल क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसके लिए क्या है, बच्चों की अगर बच्चा कोई टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है तो शिक्षक को कोशिश करना है कि उसकी अपनी मदर लैंग्वेज, मातृभाषा के आधार पर समझे और इसका सहारा लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24। समावेशी शिक्षा में प्रत्यास्थता का क्या महत्व है? किसका? प्रत्यास्थता। ये प्रत्यास्थता है क्या? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समावेशी कक्षा में प्रत्यास्थता का क्या महत्व है? अब प्रत्यास्थता जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। रेजिलियंस का क्या महत्व है, प्रत्यास्थता का क्या महत्व है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। बात किसकी कर रहा है? समावेशी कक्षा की। अब समावेशी कक्षा मतलब एक क्लास में विविध प्रकार के लोग। विविध प्रकार के लोग कैसे? पहले बुद्धि लब्धि के आधार पर देखें, तीनों बुद्धि लब्धि, वो तीव्र बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, उसमें विकलांग बुद्धि बच्चे, दिव्यांग बच्चे, समस्याओं से ग्रसित बच्चे, कई तरह के बच्चे एक ही क्लास में अगर हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे अपने आप को हीन समझेंगे। अब देखो, जैसे 3 बुद्धि वाले बच्चे हैं, मान लो कि उच्च बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मध्य बुद्धि, तो अगर मंद बुद्धि वाला बच्चा है तो अपने आप को हीन दृष्टि से समझ रहा होगा।
होशियार वाला होशियार समझ रहा होगा। तो जब प्रत्यास्थता की बात आती है तो एक विद्यालय में ये तीनों के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए? तीनों के लिए। एक सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है, फिर टीचर के ऊपर भी होता है, फिर संस्थान के ऊपर भी होता है। किसके? संस्थान के ऊपर भी लागू होता है, और तीनों को प्रत्यास्थता की जरूरत पड़ती है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी समस्या को समस्या समझकर झेल जाते हैं, उसको प्रत्यास्थता नहीं बोलते, झेलना नहीं है, उसमें सुधार करना है। जैसे मान लो कोई निम्न बुद्धि वाला बच्चा कह दे कि मैं तो कमजोर हूं और कमजोर ही रहूंगा, मुझसे ये होशियार हैं, इसका मतलब इसको प्रत्यास्थता नहीं बोलेंगे। उसको बार बार क्या करना है? प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना है कि मैं कमजोर हूं तो क्या हुआ, मैं प्रयास से आगे बढ़ूंगा। उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। ठीक है, समावेशी क्लास में। तो यह बच्चों को असफलताओं से उबरने में क्या करता है? सहायता करते। उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिस्पर्धी नहीं बनाती, आज्ञाकारी नहीं बनाती, अकेला नहीं बनाती। ये क्या करती है कि जब बच्चे को बार बार असफलताएं मिलती हैं, वो देखती है तीनों में। स्टूडेंट के टीचर भी क्या होता है, एक क्लास में पढ़ाने के लिए जब जाता है तो उसको भी कई नीतियां अपनानी पड़ती, कई विधियां अपनानी पड़ती हैं। जब कई नीतियां विधियों के माध्यम से पढ़ाना है, अब सोचो कि एक क्लास में 3-4 बुद्धि लब्धि के बच्चे हैं और टीचर औसत पढ़ा रहा है, तो जो उच्च बुद्धि वाला बच्चा है तो उसको तो पता है जो टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि जब निम्न लेवल वाले बच्चे को पढ़ाएगा तो उसको उच्च वाले को पता होगा, तो शैतानी भी कर सकता है, सीटी बजा सकता है, वो चिल्ला सकता है कि सर मेरा होमवर्क हो गया है। तो टीचर उस स्थिति में क्या करेगा? एक है कि मतलब कि जिसके हाथ पैर बहुत हिल डुल रहे हैं, मतलब वो शांत बैठ नहीं रहा है, उसके साथ टीचर क्या करेगा? दिव्यांग बच्चे, उसके साथ टीचर क्या करेगा? तो प्रत्याशिता शिक्षक के लिए भी जरूरी है। तो क्या शिक्षक हार मानकर क्लास से रिजाइन दे देगा, किसी को पीट देगा, या सिर्फ उच्च लेवल वालों के लोगों को पढ़ाएगा कि उच्च लेवल वालों को बाहर निकाल देगा? उस स्थिति में टीचर क्या समायोजन करेगा? उसके लिए भी प्रत्याशिता जरूरी है। तीसरी, अगर हम बात करें मैनेजमेंट, शिक्षण संस्थान, उसके लिए भी जरूरी है कि उसको क्या करेगा कि लचीला पाठ्यक्रम बनाएगा, सबकी जरूरत के अनुसार वो पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेगा, वैसे शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करेगा, वैसे शिक्षकों की व्यवस्था करेगा। तो ये किसका? तीनों के लिए जरूरी है प्रत्यास्थता, समावेशी क्लास के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या करेगा? ये बच्चे को भी, शिक्षक को भी, संस्थाओं को भी असफलताओं से उबरने में क्या करती है? सहायता करती है, ना कि उसको लाद लेने पर कि ऐसा ही है अब चलेगा ना, ऐसा नहीं है, उसको बदलना है, उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एनईपी 2020 के अनुसार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सी व्यवस्था की जानी चाहिए? अलग विद्यालयों में शिक्षा? बिल्कुल नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है नहीं। समावेशी व्यवस्था एवं उचित समायोजन, केवल खेल गतिविधि? बिल्कुल नहीं। कोई विशेष व्यवस्था नहीं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्या है? समावेशी व्यवस्था। दिव्यांग बच्चों के लिए कैसे? समावेशी व्यवस्था और उचित समायोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो समावेशी क्लास कहलाएगी। सारे बच्चे एक साथ मिलजुल करके, समावेशी क्लास को संसाधन समझना है, ना कि समस्या। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि समाजीकरण का सबसे प्रभावशाली एजेंट कौन सा है? अब आप सब जानते हैं कि समाजीकरण के एजेंट में, आप लोग पढ़ते हैं समाजीकरण के एजेंट में तो विद्यालय भी है, सहकर्मी समूह भी है, परिवार भी है, मीडिया भी है। अभी इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे मित्र मंडली भी देखेंगे। तो क्या करेंगे कि समाजीकरण का सबसे प्रभावशाली समूह, क्या विद्यालय सबसे प्रभावशाली है? सबसे प्रभावशाली में विद्यालय बिल्कुल नहीं है, सहकर्मी समूह बिल्कुल नहीं है, मीडिया बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली में कौन है? परिवार है। अब कैसे परिवार है? आप बताओ कि आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, किसी से बात करना, किसी से प्रणाम करना, नमस्ते, खड़े होना, झोला पकड़ना, शर्ट पहनना, बटन बंद करना, जो भी सबसे ज्यादा आज तुम्हें सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है, जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चले, उसको कहां से सीखे? तो सबको पता है कि कहां से सीखा है आपने? अपने परिवार से सीखा है। और सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या है? परिवार का ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मीडिया बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका निभाता है? आज की अगर स्थिति देखी जाए तो बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर देखने को मिले, थोड़ा बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तो मीडिया का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कैसे? कि मीडिया क्या क्या केवल पारंपरिक मूल्यों को प्रसार करता है? बिल्कुल नहीं। मीडिया क्या करता है? विविध प्रकार के दृष्टिकोण दिखाता है, संस्कृतियों का प्रचार करता है, विविध प्रकार के व्यवहारों से क्या करता है? परिचित कराता है। अब सोचो कि हम लोग एक जगह पर बैठ करके पूरी दुनिया को खबर रख रहे हैं मीडिया के माध्यम से।
विविध प्रकार की संस्कृतियों के बारे में जानते हैं। हमारा तो धर्म एक है, जाति एक है, लेकिन हम विविध जातियों के बारे में जान रहे हैं, उनके कल्चर के बारे में जान रहे हैं, विविध धर्मों के बारे में जान रहे हैं, विविध क्षेत्रों के बारे में जान रहे हैं, विविध देशों में होने वाली कल्चरों के बारे में जान रहे हैं। इसका माध्यम क्या है? मीडिया ही तो है। तो मीडिया क्या करके विविध प्रकार के दृष्टिकोण, संस्कृतियों और व्यवहारों से क्या करता है? परिचित कराता है। ये असामाजिक नहीं बनाता है। तो इसकी भूमिका क्या है? बहुत ज्यादा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 कि सहकर्मी समूह का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? सहकर्मी समूह मतलब अब अपने साथ में पढ़ने वाले या कार्य करने वाले, है ना। समूह में बच्चों के पर क्या प्रभाव पड़ता है सब जानते हैं। कभी कभी आप देखते भी हैं, प्रश्न आता है कि किशोरावस्था में बच्चा अपने माता पिता से अलग रह करके मित्र मंडली को ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, वहां पर उसके विचारों को मान्यता मिलती है। आप लोग देखते भी होंगे कि किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं? अपने माता पिता से ज्यादा बातें छिपा करके अपने दोस्त को, मित्र मंडली पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके विचारों को वहां पर ज्यादा समर्थन मिलता है ना। तो यह बच्चों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाता है। यह बच्चों को सामाजिक कौशल एवं पहचान विकसित करने में क्या करता है? सहायता करता है। यह बच्चों को पारिवारिक मूल्यों से दूर करता है। यह बच्चों को अकेला बनाता है। यह बच्चों को अकेला नहीं बनाता है, क्योंकि क्या कह रहा है कि सहकर्मी समूह साथ में रहेगा, ग्रुप में रहेंगे। पारिवारिक मूल्यों से भी दूर नहीं करता है। स्वतंत्र भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि ग्रुप का दबाव होता है। कभी कभी क्या होता है? ग्रुप का दबाव होता है, जो बच्चा नहीं करना चाहता तो ग्रुप के दबाव में करता है। ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यह बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाता है और उनकी पहचान को विकसित करने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयी समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है ना। स्कूल में जो सोशियलाइजेशन हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि यह अनौपचारिक एवं अस्थायी है, यह औपचारिक एवं संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण है, केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित है, या बिना किसी नियम के होता है। देखो, विद्यालय में नियम होते हैं। यह केवल शैक्षणिक नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी देता है। केवल अनौपचारिक परिवार में होता है, विद्यालय में कैसा? औपचारिक होता है। तो यह औपचारिक, संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण या अर्थपूर्ण ज्ञान को क्या करता है? प्रदान करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार विद्यालय को किस प्रकार का वातावरण प्रदान करना चाहिए? विद्यालय का कैसा माहौल होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार? क्या विद्यालय में दमनकारी नियम होना चाहिए? क्या पूरी तरह से बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए? क्या बच्चों के लिए खुला माहौल होना चाहिए? कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे बच्चे सीखने के लिए तैयार हों? तब जब हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धी एवं दबावपूर्ण, बिल्कुल नहीं। सहयोगी, लोकतांत्रिक एवं समावेशी वातावरण, केवल अनुशासन प्रधान, बिल्कुल नहीं। केवल परीक्षा उन्मुख, बिल्कुल नहीं। अगर विद्यालय का वर्तमान का वातावरण हो तो सहयोगी, लोकतांत्रिक एवं समावेशी वातावरण होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आपकी हेल्प करेंगे। अगर ये हूबहू प्रश्न नहीं आएंगे, नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन आपको किस चैप्टर से हैं, किस तरीके से हैं, किस मॉडल के हैं, ये आपको जरूर पता होने वाला है। अगर आप वीडियोज में नए थे, चैनल में नए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियोज, जो हमारा मॉडल पेपर 12 होगा, और कल से ही हम कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट के भी कम से कम 10 मॉडल पेपर आपको प्रस्तुत करें, ईवीएस के भी 10 मॉडल पेपर प्रस्तुत करें। उस काम में हम आज से लगेंगे। एक दिन के अंतराल में, एक दिन ईवीएस, एक दिन क्या बोलेंगे कि हम सीडीपी, फिर एक दिन ईवीएस, फिर एक दिन सीडीपी, एक दिन के अंतराल में हम वीडियोस डालेंगे। थैंक यू।